चुनाव के दौरान तो मेरा भाषण रिकॉर्ड करने के लिए चुनाव आयोग ने आदमी भेजा। जब मैं स्टेज पर बोलने लगा तो एक आदमी मेरे पास आया, कार्यकर्ता, और कहने लगा कि मेश्राम जी, वो चुनाव आयोग का आदमी आपका भाषण रिकॉर्ड कर रहा है। मैंने कहा करने दो, अभी 2 मिनट में भगाता हूं, तुम देख रहो। तो मैं जिस विषय पर भाषण कर रहा था बंद कर दिया और चुनाव आयोग के विरोध में भाषण शुरू कर दिया। जो मेरे पास सबूत थे चुनाव आयोग के विरोध में। सारे देश की जितनी पार्टियां हैं चुनाव आयोग को डरती है, सारे के सारी पार्टियां चुनाव आयोग से डरती है। और मैंने जब चुनाव आयोग पर भाषण करना शुरू कर दिया तो चुनाव आयोग का आदमी जो मेरा भाषण रिकॉर्ड कर रहा था उसने सोचा चुनाव आयोग ने तो वामन मेश्राम का भाषण रिकॉर्ड करने के लिए बोला, ये तो चुनाव आयोग के ही विरोध में बोल रहा है, साला मेरा पैसा तो चुनाव आयोग नहीं देगा। अगर मैं चुनाव आयोग के विरोध में बोला हुआ भाषण रिकॉर्ड किया तो उसने इधर उधर देखा, गमछा निकाला और जो रिकॉर्डर था वीडियो को ऊपर डाल के झोला में डाला, इधर उधर देख के चला गया। दूसरा कार्यकर्ता फिर दोबारा स्टेज पर आया कि वो चला गया। मैंने कहा मैं देख रहा हूं वो जा रहा है। सारे देश की पॉलिटिकल पार्टी के लोग द्वारा डराए जाते हैं, एक मैं हूं जो चुनाव आयोग मेरे से डरता है। उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव आयोग ने मेरे सभा में कोई आदमी नहीं भेजा, क्योंकि वो चुनाव आयोग को मालूम है मेरे पास सारे सबूत है उसके मुंह के बदमाशी के, किसी के पास नहीं है, अकेले मेरे पास है चुनाव आयोग के बदमाशी के सबूत। वो इसलिए मेरे को डरता है, बाकी किसी को नहीं डरता है। साथियों, मैं आपको बता रहा था कि लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं उसमें पहला पिलर है विधायिका। ये जो विधायिका है इस पर ब्राह्मणों ने कानून और संविधान के विरोध में जाकर कब्जा किया। दूसरा पिलर है कार्यपालिका जो IAS IPS IRS से बनता है। इसमें 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी ब्राह्मण और तत्समूचे जाति के लोग हैं। इस तरह से ये कार्यपालिका पर भी ब्राह्मण का ही कब्जा है। उसके बाद में तीसरा है न्यायपालिका। उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 97% ब्राह्मण और तत्समूचे जाति के लोगों का कब्जा हो गया है, कर दिया गया। तीसरा पिलर भी लोकतंत्र का ब्राह्मणों ने कब्जा कर दिया है। चौथा पिलर है मीडिया। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्राह्मण बनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया जिसमें अखबार और किताबें छापी जाती हैं उस पर भी ब्राह्मण बनिया का कब्जा। ट्रेडिशनल मीडिया मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनियदर महाराज, बचा खुचा महाराज, इस पर भी उनका ही कब्जा है। चौथा मीडिया है होकल मीडिया। होकल मीडिया जैसे मैं माइक पर बोल रहा हूं, शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, उसी तरह से साथियों इस देश में 7,500 बोली भाषा बोली जाती है जिसकी कोई लिपि नहीं है। और ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, शासन में उसकी मान्यता है। बोली भाषा वालों की भाषा को कोई मान्यता नहीं है। मीडिया पर भी उनका ही कब्जा है। ये 4 प्रकार का मीडिया सारा का सारा उनका कब्जा है। इस तरह से विधायिका पर ब्राह्मण और तत्समूचे जाति का कब्जा, कार्यपालिका पर ब्राह्मण और तत्समूचे जाति का कब्जा, न्यायपालिका पर ब्राह्मण और तत्समूचे जाति का कब्जा, मीडिया में ब्राह्मण और तत्समूचे जाति का कब्जा। लोकतंत्र के 4 पिलर पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। ब्राह्मण राज बनाने के साथ साथ ब्राह्मणों ने इस देश में लोकतंत्र पर भी कब्जा कर लिया है और लोकतंत्र को ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित कर दिया है। अब भारत में लोकतंत्र नहीं है, जो है उसका नाम है ब्राह्मण तंत्र। आपको सबूत चाहिए, पुलिस चौकी के अंदर जाओ, FIR लेकर जाओ तो पुलिस चौकी का इंचार्ज तुम्हारा FIR दाखिल करने के लिए इनकार कर देता है। अगर शेड्यूल कास्ट का आदमी, शेड्यूल ट्राइब का आदमी, बैकवर्ड क्लास का आदमी पुलिस चौकी पर जाता है तो पुलिस चौकी का इंचार्ज नहीं करता, उसके ही पिछवाड़े पर 2 डंडे लगा देता। और अगर मुसलमान गया SC ST OBC का तो डंडा लगा देता है। और अगर मुसलमान गया
तो उसको अंदर ही डाल देता है, और अंदर डालने के बाद कांस्टेबल पूछता है, सर कौन सा दफा लगाए? तो कहता है दफा सरकारी काम में हस्तक्षेप, अंदर जमानत होगी तो देखा जाएगा। अब कोर्ट में जाएगा तब जमानत होगी, तब जाकर बाहर आएगा, तब देखा जाएगा। हमारे लोगों को तो यह भी पता नहीं है कि गैर कानूनी तरीके से अगर किसी को जेल में डाला गया तो डालने वाले पर केस होती है, पता ही नहीं हमारे लोगों को। हमारे लोगों को पता है थोड़ी, वो तो चुपचाप सहन कर लेता है। इसलिए साथियों, ये सबूत बता रहा हूं आप इस देश में कि ब्राह्मण राज और लोकतंत्र को ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित कर दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस देश में आदेश देना पड़ा कि एफआईआर दाखिल करना ये नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। फिर भी क्लास 3 पोस्ट का चौकी इंचार्ज आपका एफआईआर तक दाखिल नहीं करता है। ये ब्राह्मण राज और ब्राह्मण तंत्र का सबसे बड़ा सबूत है। ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मणों के माध्यम से जो तंत्र चलाया जाता है उसे कहते हैं ब्राह्मण तंत्र। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की व्याख्या बताई थी। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के माध्यम से, लोक कल्याण के लिए जो है वो लोकतंत्र। इसी तरह से ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों के माध्यम से और ब्राह्मणों के लिए जो तंत्र चलाया जाता है वो तंत्र ब्राह्मण तंत्र है। और ब्राह्मण तंत्र में लोकतंत्र को उन्होंने रूपांतरित कर दिया है। ये कुल जमा 71-72 ईयर आजादी का रिजल्ट है। ये परिस्थिति है। इस वजह से साथियों, हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमारे किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। दूसरी एक और बात, जो समस्याओं का समाधान हो चुका था वो समस्याएं नए सिरे से पैदा हो रही है। रिजर्वेशन का मामला हल हो गया था, दोबारा पैदा हो गया। स्कॉलरशिप का मामला हल हो गया था, दोबारा पैदा कर दिया। आप इस देश के मूल निवासी है, मगर आपके पास आधार कार्ड है तो है, आप नागरिक नहीं तो आप नागरिक नहीं है। आप जिंदा है और मैं खुद ही अपने आप का परिचय दे रहा हूं, मैं हूं। नहीं तो कहता है कार्ड है क्या, तुम हो इसका कार्ड है क्या? अबे तो मैं खुद ही हूं, साला मेरे को कोई नहीं पहचान रहे। वो तो तुम्हारा कार्ड है क्या, कागज में है क्या? तुम है इसका कागज में सबूत है क्या? जिंदा आदमी को कोई नहीं पहचान रहा है, बोलता कागज है क्या तुम होने का? ये स्थिति है, ये परिस्थिति है। ये परिस्थिति इस देश में पैदा कर दी गई है। इसलिए साथियों, शेड्यूल कास्ट की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। पिछले समय में 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ, 13 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों को पुलिस वालों ने गोली से मार दिया। फिर ब्राह्मणों ने बंद करवाया, ब्राह्मणों ने रेल रोका, ब्राह्मणों ने बस रोका, ब्राह्मणों ने बस चला दिया, एक भी ब्राह्मण नहीं मारा। पुलिस वालों ने एक भी गोली नहीं मारा। हमारे आदमी ने कोई रेल नहीं रोका, फिर भी मारा। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जान जान नहीं है, आपकी जिंदगी जिंदगी नहीं है, आपका अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये कारण है कि भारत में ब्राह्मण राज ब्राह्मणों ने स्थापित कर दिया है। इसलिए साथियों, शेड्यूल कास्ट पर अन्याय हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब पर अन्याय हो रहा है, ओबीसी पर अन्याय हो रहा है, नॉमिनेटेड ट्राइब पर अन्याय हो रहा है, एमबीसी पर अन्याय हो रहा है, मुसलमान पर अन्याय हो रहा है, सिख पर अन्याय हो रहा है, बुद्धिस्ट जैन पर अन्याय हो रहा है, लिंगायत पर अन्याय हो रहा है, क्रिश्चियन पर अन्याय हो रहा है। सभी लोगों पर अन्याय हो रहा है। जिनकी संख्या 85% है उन पर अन्याय हो रहा है। अन्याय कौन कर रहा है? 3.5% ब्राह्मण अन्याय कर रहा है और 85% पर अन्याय कर रहा है। बड़ी अजीब किस्म की बात। 3.5% ब्राह्मण 85% पर अन्याय कर रहा है। बड़ी हैरान करने वाली बात है। क्यों अन्याय कर रहा है?
क्योंकि 14 अगस्त 47 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था और 15 अगस्त 47 भारत का शासक वर्ग हो गया। 14 अगस्त 47 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था, 15 अगस्त 47 से शासक वर्ग हो गया है। क्या मतलब है? शासक वर्ग का मतलब है उसके नियंत्रण में मिलिट्री है, उसके नियंत्रण में एसआरपी है, उसके नियंत्रण में सीआरपी है, उसके नियंत्रण में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके नियंत्रण में पुलिस फोर्स है, उसके नियंत्रण में हर प्रकार का फोर्स है। उसके नियंत्रण में जो फोर्स है उस फोर्स की मदद से वो हमारे लोगों पर अन्याय करता है। ब्राह्मण कभी आमने सामने आकर हमारे ऊपर अन्याय नहीं कर सकता, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे ऊपर अन्याय कर सके। हमारे पुरखों ने महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव में 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं का खात्मा किया। 500 लोग। उन पुरखों का हमारे अंदर भी खून है, अभी ठंडा नहीं हुआ, अभी भी गर्म है। और इसीलिए हम अकेले ही देश भर में घूम रहे बगैर कमांडो के। हमें किसी का डर नहीं लगता है। लड़ते लड़ते मरेंगे साले, कुत्ते की मौत थोड़ी मरेंगे, लड़ते लड़ते मरेंगे। हमारे लोगों की लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान इज्जत और आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते लड़ेंगे, लड़ते लड़ते मरेंगे। और ऐसे ही नहीं मरेंगे, कुत्ते की मौत नहीं मरेंगे, लड़ते लड़ते मरेंगे। और कुत्ते की मौत जानते हो कैसे होती है? कुत्ता गली में पैदा होता है, गली में ही जन्म लेता है, गली में ही खाना खाता है, गली में ही टट्टी करता है, एक दिन बीमार पड़ता है, गली में ही मर जाता है। लोग कहते हैं बहुत ईमानदार था, मगर अखबार में कभी खबर नहीं आती कि फला गली का कुत्ता मर गया। सुना कभी? गली का कुत्ता मर जाता है तो अखबार में कभी खबर नहीं आती। तो इसलिए हमें कुत्ते की मौत नहीं मरना है, हमें अपने लोगों के लिए मान सम्मान स्वाभिमान स्वतंत्रता के लिए इज्जत के लिए लड़ते लड़ते मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। साथियों, ये लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। और जिन लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है वो अन्याय अत्याचार 3-3.5% लोग नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद से कर रहे हैं। वो आमने सामने आकर हमसे लड़ने की ताकत नहीं रखते। इसलिए साथियों, दूसरा एक और कारण है कि हमारे ऊपर वो लोग अन्याय कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? बड़ा कारण क्या है? शेड्यूल कास्ट के लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, नोमेडिक ट्राइब के लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, एमबीसी के लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, ओबीसी के लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, मुसलमान सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन लिंगायत अलग 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 लड़ रहे हैं। इसलिए इनकी पिटाई हो रही है। ये अलग अलग लड़ रहे हैं, इसलिए 3.5% ब्राह्मण इनकी पिटाई कर रहे हैं। अगर सारे के सारे 85% लोग इकट्ठा हो जाए तो पीटने लायक हो सकते हैं। सफल होने के लिए 100% लोगों के इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, 80% लोगों के इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, 60% लोगों के इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, 40% लोगों के इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। 31% पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना, हमारा आदमी भी 30% पर बन सकता है। जब कांग्रेस का कोना रहेगा, एक कोना बीजेपी का रहेगा, तब 31% लगता है। अब तीसरा कोना जब हमारा बनेगा तो 30% में ही हमारा बन जाएगा। तीसरा कोना बनाना होगा, कोना समझते हो ना? तीसरा मोर्चा बनाना होगा। तीसरा मोर्चा अगर 85% वाले बना ले और 30% इकट्ठा कर ले तो हम लोग इस देश पर अपना प्रधानमंत्री बनाने का काम कर सकते हैं। इसको सैबोटेज करने का काम ईवीएम मशीन के द्वारा हो रहा है, ईवीएम मशीन के द्वारा हो रहा है। और मैंने ही ईवीएम मशीन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था
सारे सबूत दिया था घोटाला कैसे होता है। एकमात्र आदमी हो जिसके पास दस्तावेजी सबूत है ईवीएम के घोटाले के। और ईवीएम के घोटाले के सबूत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश के विधानसभा की चुनाव होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया सारे देश के ईवीएम को पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश 100% देश में सारे लगाने का आदेश हमारे ही केस में हुआ है। हमारे द्वारा जो केस दायर किया था उसमें 100% जगह ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश हमने ही लगवाया। अब पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद भी घोटाला होता है ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि हमारे पास सब अभी 15 तारीख के पहले हमारी केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगी। पहले हमने कहा सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम में घोटाला होता है, अब हम कह रहे हैं पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद भी पेपर ट्रेल मशीन से जो कागज निकलता है उस कागज की गिनती नहीं होगी और फिर ईवीएम की गिनती होगी तो घोटाला जारी रहेगा। इसके सबूत हमने सुप्रीम कोर्ट को दिए। इसलिए साथियों, जब हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर प्रशांत भूषण को सारे दस्तावेज दिखाए के बाद उसने कहा अरे मैं भी नहीं मानता था साला घोटाला होता है, मगर आपने तो सारा का सारा दस्तावेज ही सबूत लाया है भाई, अब मेरा भी राय बना के घोटाला होता है। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हमारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद बोला कि हाँ घोटाला होता है। पूरा हमारा ओपिनियन बना और उसने अखबार वालों को बुलाकर कहा कि ईवीएम मशीन अगर खत्म नहीं होती है तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर प्रशांत भूषण ने अखबार वालों को बयान दिया, अखबार में छप कर आया। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है अब किसी के पास नहीं है, केवल हमारे पास है। कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस तो मिली हुई है। जब नरेंद्र मोदी वाराणसी गया था तो वाराणसी में क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने कि मैं वाराणसी नहीं आया हूं, गंगा ने मुझे बुलाया। कहा था गंगा ने मुझे बुलाया। तो राहुल गांधी ने कहा मुझे भी कैलाश जी ने बुलाया। चले एक ही चट्टे बट्टे, एक ही चचेरे मौसेरे बाई बाई है, एक ही है। इन लोगों से भारत का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इनकी दकियानुसी विचारधारा है, अंधश्रद्धा की विचारधारा है, ये प्रगतिशील विचारधारा के लोग नहीं हैं। ये भारत को महान भारत बनाने की बातें करते हैं। ऐसे अंधश्रद्धा का विचार रखने वाले लोग भारत को महान बनाने का काम नहीं कर सकते हैं। इनके पिछलग्गू बनने का कोई मतलब नहीं। इसलिए साथियों, हम आपको कह रहे हैं, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम 85% लोग, केवल 40% लोग नहीं 30% लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग SC ST OBC के लोग क्या कहते हैं, मुझे आकर कहते, मेरे पास आकर कहते, क्या कहते हैं, मिश्रम जी 85% कब इकट्ठा होगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। क्या कहता है, हमारा जो SC ST OBC का पढ़ा लिखा आदमी हमारे पास आता है, वो कहता है मिश्रम जी 85% कब इकट्ठा होगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो हमने उनको कहा अरे तो नरेंद्र मोदी 31% में प्रधानमंत्री बन गया, तो क्या 100% हमको लगेगा क्या? और नरेंद्र मोदी को 100% नहीं लगेगा, उसको 31 लगेगा और हमको 100 लगेगा। इसलिए साथियों, हम लोगों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी बात समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं 85% लोग हैं, अगर वो इकट्ठा हो जाते हैं तो इकट्ठा होने के बाद ये जो लोग हमारे हैं, ये इकट्ठा होने के बाद हम भी, जो हमारी पिटाई कर रहा है, हम भी उनकी पिटाई करने लायक हो सकते हैं। मगर हम लोगों को
उनकी पिटाई करने के लिए इकट्ठा नहीं होना है। तो दुनिया में इंसाफ का निजाम कायम करने के लिए, इंसाफ कायम करने के लिए इकट्ठा होना है। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा। आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो आजादी के आंदोलन में ब्राह्मण लोग हमारे लोगों को कहते थे कि अंग्रेजों की एक नीति थी, बांटो और राज करो। बात सही थी कि अंग्रेजों की नीति थी, बांटो और राज करो। तो अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान में लोगों को बांटा था। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान में लोगों को बांटा था। अंग्रेज आने के 2-3 हजार साल पहले ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। 1700 जातियां शेड्यूल कास्ट की, 900 जातियां आदिवासियों की, ओबीसी की 3743 जातियां। गिनती करो, 6000 से कम नहीं, 6000 से ज्यादा ही है। तो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6000 जाति में बांटा, हिंदू और मुसलमान में बांटा, 2 हिस्सों में बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान में बांटा। तो अंग्रेज ज्यादा खतरनाक था या ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक है, इसका गणित करके मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जो हिंदू मुसलमान को 2 हिस्सों में अंग्रेज ने बांटा था, 2 से 6000 का भागाकार कर लो, 2 से 6000 का भागाकार कर लो तो आंकड़ा निकलता है 3000। तो ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है। ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है। कई लोग विदेश से भारत में आए गए, ब्राह्मण आए, जाने का कोई एविडेंस नहीं है, आए यही पर बच गए और हमारे ही ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाला शोषण का राज उन्होंने पैदा किया। आज क्या हो रहा है? आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अटल बिहारी चला गया बेचारा, अडवाणी अभी जाने वाला है। मगर ये जो लोग हैं, ये लोग जो है, ये लोग, इन लोगों ने हम लोगों पर राज किया, कर रहे हैं और हमारे भविष्य का ये लोग फैसला करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। SC, ST, OBC को, माइनॉरिटी के लोगों को क्या करना चाहिए, इसका फैसला वो करते हैं। इसका मतलब ये है भविष्य हमारा है और निर्णय लेने का अधिकार उनका है। अरे यही गुलामी है, गुलामी इससे अलग नहीं है। भविष्य हमारा हो और निर्णय करने का अधिकार उनका हो, यही गुलामी है और इससे अलग कोई गुलामी नहीं है। इसलिए साथियों, खुद मुख्तियारी हासिल करनी हो, आजादी हासिल करनी हो। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने जन आंदोलन चलाया, गांधी ने हमारे देश में जन आंदोलन चलाया। हमारे लोगों ने गांधी का अवतार देखा, गांधी को नंगा देखा, आधा नंगा देखा, तो लोगों ने कहा तो महात्मा आदमी है। महात्मा का चोला पहनकर हमारे लोगों का समर्थन लिया, हमारे लोगों ने समर्थन दिया। हमारे लोगों का समर्थन लेकर उन्होंने अपने जाति बिरादरी के लोगों को आजाद किया और हमारे लोगों को गुलाम बनाकर रखा। अगर उन लोगों को जन आंदोलन चलाने से आजादी मिल सकती है, हम भी जन आंदोलन का निर्माण करेंगे तो हमको भी आजादी मिलेगी, हमको भी आजादी मिलेगी। और जब आजादी मिलेगी तो क्या होगा? आजादी मिलेगी तो खुद मुख्तियारी होगी, खुद मुख्तियारी होगी तो अपने भविष्य का खुद फैसला लेने का अधिकार भी हमारा होगा। जब हमारा फैसला लेने का, अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार हमारा होगा, तब ही हमारी समस्या का समाधान होगा। अन्यथा समस्याएं हमारी और समाधान अटल बिहारी, समस्याएं हमारी और समाधान अटल बिहारी, ऐसा होने वाला नहीं है। जो समस्याएं पैदा करते हैं वो समाधान नहीं किया करते। खुद मुख्तियारी हासिल करनी होगी और अपनी समस्याओं का खुद समाधान करना होगा। ऐसा करना होगा, ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने भी हमारी बात सुनी, इसलिए आभार, धन्यवाद।